नमस्कार सब जनता को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन विद्या क्वेश्चन बैंक नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप विद्या क्वेश्चन बैंक से नागरिक शास्त्र की अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और मुझे आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि सर विद्या क्वेश्चन बैंक से महत्वपूर्ण प्रश्न बता दीजिए। ठीक है, तो हमारा इसमें पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। विकल्प वाले पहले स्टार्टिंग में हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो पहला हमारा प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, तो आप फटाफट टिक कर लीजिएगा सी। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है इसमें, पहले के बाद चौथा है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में। हालांकि मैंने सिलेबस में ये पढ़ा रखा है ना। उसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न भी है, पांचवा वाला भी टिक कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, सीधे टिक आप करते जाइएगा, क्योंकि पढ़ूंगा नहीं मैं। सारे प्रश्न पढ़ने में समय बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था? तो जापान नहीं था इनमें से। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 8वां है। ठीक है, तो मैं पढ़ूंगा नहीं, आप लगाते रहिएगा। 8वां प्रश्न लगा लीजिएगा देख करके। ठीक है, अपनी बुक लेकर के बैठिएगा और आपने जो भी क्वेश्चन बैंक खरीद रखी होगी विद्या क्वेश्चन बैंक, उसी से टिक करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी के पास अवतार की है तो मेरे को कमेंट करके बता सकता है, मैं उससे भी बता दूंगा महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी है। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 9 है, इसमें लगा लीजिए। 9 के बाद 11 में लगाना है आपको, 11 के बाद 13। ठीक है, और 13 के बाद 14। ठीक है, और 14 के बाद यहाँ पर 14 तक लगवाए हैं मैंने। उसके बाद हमारे यहाँ शुरू हो जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक वाले, है ना। तो इसमें हाँ पहला भी है। पहला प्रश्न है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था या किसे कहा जाता है? तो क्यूबा मिसाइल संकट को कहा जाता था, ये मैंने पढ़ा रखा है ना। वो आपने अगर मेरे वीडियो को फॉलो किए हैं क्रम से, है ना, तो आपने पढ़ लिया होगा शायद। शीत युद्ध के का क्या कारण था? चौथा प्रश्न है। चौथे के बाद 5वें में भी टिक कर लो। 5वें के बाद इसमें 7वां प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब हुई? ठीक है, और इसमें कितने देश शामिल थे? ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ फिलहाल। ठीक है, उसके बाद 8वां प्रश्न है, वार्सा पैक्ट। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। जितने भी महत्वपूर्ण है वो मैंने लगवाए हैं। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उन पर लिखा हुआ है, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं अगला हमारा प्रश्न कौन सा है। उसके बाद इधर तो नमा 10वां ये तो है नहीं। उसके बाद है लघु उत्तरीय 5 अंक वाले में। ठीक है, जो पहला प्रश्न है 5 अंक वाला ना, शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रिया पैदा हुई। ठीक है, इनके बारे में आपको बताना है। शीत युद्ध के प्रमुख कारणों के बारे में या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये लिखना है। ठीक है, शीत युद्ध के कारण मैंने पढ़ा रखे हैं वैसे तो। उसके बाद हमारा प्रश्न यहाँ पे 2। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती हैं या करती हैं? ठीक है, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, उसके बाद है शीत युद्ध क्या है? ठीक है, और शीत युद्ध के दौरान कौन कौन से संकट सामने आए या संकट आए, समझाइए। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इस पर लिखा भी है। उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या ये 5 है। ठीक है, पेज नंबर 10 पे मिलेगा आपको विद्या क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी? ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद है हमारा नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न मैंने पढ़ा रखे हैं। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं मेरे वीडियो में देख करके। अगर आपने क्रम से नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा एक एक करके। ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उसके बाद ये पेज नंबर 11 स्टार्ट हो जाता है। इधर 11 में मैंने प्रश्न संख्या 3 बताई है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, सीमित परमाणु परीक्षणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो या फिर नाभिकीय अप्रसार संधि। ठीक है, एनपीटी। एनपीटी क्या है? इस मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इससे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखेंगे पेज नंबर 12 पे चलते हैं। पेज नंबर 12 में मैंने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये लगवाया है। पहला ही प्रश्न है ना, क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था?
इसके प्रमुख घटना क्रम का वर्णन कीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्यूबा मिसाइल संकट, है ना। शीत युद्ध का चरम बिंदु इसी को कहा जाता है, ठीक है, और मैंने पढ़ा रखा है वैसे तो। उसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न भी है, इसे भी आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। गुटनिरपेक्षता की नीति वर्तमान समय में कितनी प्रासंगिक है, ठीक है, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये इसमें द्विगुरुत्रीय दोनों वैसे महत्वपूर्ण हैं, दोनों को अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है ना, जिसका नाम है दो ध्रुवता का अंत, ठीक है। इसमें प्रश्न पहला हमारा है, दूसरी दुनिया क्या है। तो समाजवादी खेमे को कहा जाता है दूसरी दुनिया, है ना। इसमें समाजवादी खेमे के देश, जैसे सोवियत संघ था, सोवियत संघ दूसरी दुनिया कहा जाता था। पूंजीवादी दुनिया, है ना, अमेरिका थी। ये दूसरी मतलब पहली दुनिया अगर पूछा जाएगा कि पहली दुनिया क्या थी, तो ये पूंजीवादी दुनिया थी, है ना। पूंजीवादी खेमे को कहा जाता था, और अमेरिका इसका जो नेतृत्व कर रहा था अमेरिका, है ना। समाजवादी खेमे के देशों का जो नेतृत्व कौन कर रहा था, सोवियत संघ कर रहा था उस समय, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा प्रश्न भी है, सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिला करके बनाया गया था, ठीक है। तो 15 गणराज्य इसमें थे सोवियत संघ में, ठीक है। तो इसमें 2 ही प्रश्न हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, और भी लगाए हैं कुछ, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं, चौथा नहीं है, पांचवा भी नहीं है, छठा लगा लीजिएगा, ठीक है। और सातवां भी है, सातवें के बाद आठवां भी है, ठीक है। उसके बाद हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, 2 अंक वाले। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था। तो ये बर्लिन की दीवार है ना, बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है। तो ये दोनों बातें अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो 1991 में हो गया था। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। विकल्प वाला भी यहाँ से प्रश्न बनता है, बहुविकल्प, ठीक है। उसके बाद लघु उत्तरीय इसमें आ जाते हैं, ठीक है। पेज नंबर 17 है ये, और इसमें सोवियत संघ प्रणाली क्या थी, ठीक है। 5 अंक का है प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न 5 अंक वाले में, ठीक है। पेज नंबर 17 पे मिलेगा आप, सोवियत प्रणाली क्या थी, ठीक है। तो ये आप टिक कर लीजिएगा अपनी बुक में। उसके बाद हमारा पेज नंबर 18 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। 18 में मैंने कोई भी प्रश्न टिक नहीं कराया आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सीधे पेज नंबर 19 की तरफ। 19 में दूसरा प्रश्न है, ठीक है। दूसरा और तीसरा दोनों को टिक कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, और आप मेरे साथ ही टिक करते जाइएगा, अपनी क्वेश्चन में लेकर के बैठिएगा। उसके बाद द्विगुरुत्रीय प्रश्न है, शॉक थेरेपी क्या है। तो यही वाला अच्छे से याद कर लेंगे। शॉक थेरेपी मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है, और वहाँ पे मैंने बहुत सरल भाषा में समझाई आपको, ठीक है, क्योंकि ये बुक की भाषा है। तो इससे भी आप इससे तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक कर लें, है ना, क्योंकि आपने खरीद रखी तो पढ़ सकते हैं इसे बीच बीच में, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, पेज नंबर सीधे 21 पे जाते हैं। 21 में हमारा पहला प्रश्न, चौथा प्रश्न है ना। पेज नंबर 22 पे है, 21 पे कोई प्रश्न नहीं है। पेज नंबर 22 पे सोवियत संघ के विघटन में गोरबाचेव की क्या भूमिका रही, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा प्रश्न है इसमें 5वां भी, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है हालांकि, ठीक है, दोनों को अच्छे से पढ़ने हैं, और दोनों प्रश्नों को मैंने पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 23 पे नहीं है कुछ भी, क्योंकि यही प्रश्न समाप्त होता है। उसके बाद हम देखते हैं पेज नंबर कितना होगा, ये 24 होगा, ठीक है। तीसरा चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर 3 में दिया है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ठीक है। तो इसमें दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न है, दूसरे के बाद चौथा है, चौथे के बाद 7वां, और 7वें के बाद 8वां, ठीक है। तो आप टिक कर लिए होंगे। उसके बाद देखते हैं 11वां लगाना है आपको, 11 और 12, ठीक है, दोनों को टिक कर लेंगे। उसके बाद इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पेज नंबर जो 25 पे है, इस पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने टिक नहीं करवाया आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपको तैयार नहीं करने हैं फिलहाल, और एक आध हैं वो भी मैंने वीडियो में समझा दिए हैं, ठीक है, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट। मार्शल योजना क्या थी। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है यहाँ से, मार्शल योजना, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। और
उसके बाद यहाँ पे नहीं है। पेज नंबर सीधे 27 की ओर रुख करते हैं। पेज नंबर 27 पे है प्रश्न हमारे, आसियान विश्व के किन हिस्सों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला, चीन के महाशक्ति के रूप में अमुदय का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। चीन द्वारा आर्थिक सुधारों एवं खुले द्वार की नीति का प्रारंभ कब किया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेंगे इसको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यूरोपीय संघ की स्थापना, ये वाला प्रश्न नहीं, मैंने टिक नहीं करवाया, तो मत तैयार करिएगा आप। पेज नंबर 28 के बाद 28 पे ये द्विगुत्रीय में प्रश्न है एक, है ना, यूरोपीय संघ को क्या चीज़ें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं। ठीक है, या फिर इसमें अथवा में दिया है, यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन है, व्याख्या कीजिए। तो अच्छे से आप इसे तैयार कर लेंगे। उसके बाद पेज नंबर सीधे 29 की ओर करेंगे। 29 में हमारा द्विगुत्रीय में पहला प्रश्न दिया है, भारत और चीन के मध्य विवाद के 2 कारण लिखिए। ठीक है, तो इन मतलब विवादी भारत और चीन के बीच विवाद क्यों होता रहता है, तो इसके बारे में आपको 2 कारण बताने हैं। ठीक है, चीन पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं, भारत तिब्बत के संबंध, मतलब अब तो तिब्बत चीन के कब्जे में आ गया है ना, तो ये सारे प्रश्न मैंने पढ़ा दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और चैप्टर वाइज वहाँ पे मिल जाएगा आपको, हर चैप्टर के अलग अलग पार्ट हैं। ठीक है, भारत चीन संबंधों पर प्रकाश डालिए, इस तरह का प्रश्न, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, भारत और चीन के संबंध कैसे हैं, भारत पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, चीन अर्थव्यवस्था के उत्थान के उत्तरदायी कारणों का उल्लेख कीजिए, इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखो यहाँ पे प्रश्न आ गया, प्रश्न संख्या 4 पे दिया है, भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, यानी कि संबंध कैसे हैं, क्या क्यों संघर्ष होता रहता है, इनके बीच लड़ाई झगड़ा क्यों चलता रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे चैप्टर हमारा 4 शुरू हो रहा है, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, समकालीन दक्षिण एशिया, इसमें दिया है तीसरा विकल्प वाला हमें प्रश्न को टिक करना है, तीसरे के बाद चौथे में, चौथे के बाद छठा प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो अब से देखेंगे पेज नंबर 34 पे आ जाइएगा। ठीक है, पेज नंबर 34 पे और 9वां और 10वां क्वेश्चन लगा लेना, आपको टिक कर लेना, बाकी नहीं करनी है इस पर। ठीक है, 34 के बाद सीधे 35 पे आ जाइए। 35 पे हमारा प्रश्न संख्या लघुत्रीय में पहला ही है। ठीक है, पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना के मार्ग में कौन सी बाधाएं हैं। ठीक है, तो यह कठिनाइयाँ, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है यहाँ पे, तो इसे आप याद कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे कोई इस मतलब उसमें नहीं है, इस पेज में 35 पे तो नहीं है, और मैंने एक ही लगवाया 35। ठीक है, उसके बाद 36 पे देखेंगे द्विगुत्रीय प्रश्न में पहला ही हमारा, नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए। ये प्रश्न मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, और महत्वपूर्ण भी है। उसके बाद ये श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किसकी भूमिका है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी मैंने पढ़ा दिया, श्रीलंका के संघर्ष या जातीय समूह के नाम बताइए, तो जातीय समूह के बारे में भी वहाँ पे मैंने बताया, और संघर्ष क्यों चल रहा है, जातीय संघर्ष, है ना, तो अच्छे से आप इसे याद कर लेंगे। उसके बाद पेज नंबर 37 है हमारा, यहाँ पे देख रहे होगे आप। ठीक है, 37 में हमारा प्रश्न संख्या 4 है, इसे भी पढ़ लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ लेना इसे। ठीक है, उसके बाद भारत और नेपाल के संबंध कैसे हैं। ठीक है, तो इससे भी आप अच्छे से कर लेना, या वर्तमान एनडीए सरकार के कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध कैसे हैं, क्या बदलाव आए। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा महत्वपूर्ण बन जाता है। अब सीधे पेज नंबर 39 पे देखिएगा। ठीक है, 39 में प्रश्न संख्या 2 में लगवाया मैंने। ठीक है, ये दक्षेद सार क्या है, तो इसे भी पढ़ लेना। ठीक है, और टिक कर लो अपनी बुक में। उसके बाद सीधे हमारा चैप्टर शुरू हो जाता है, पाँचवा चैप्टर शुरू हो जाता है ना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका नाम है, निम्नलिखित में से किस देश के पास विशेष अधिकार या वीटो पावर नहीं है। तो जापान के पास नहीं है, चीन के पास भी है, जो ग्रेट ब्रिटेन के पास भी है, फ्रांस के पास, अमेरिका के पास, इनके सबके पास है ना,
लेकिन वीटो पावर सिर्फ 5 देशों को मिली हुई है, मैंने पढ़ा दिया है वीटो पावर के बारे में अच्छे से, है ना। उसके बाद तीसरा लगाना है आपको, तीसरे के बाद 5वें को टिक करिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 8वां बताया है, 8वें में लगाइए। देखो 7वां नहीं लगवाया, ठीक है। ये पेज नंबर आपको 42 पे दिखेगा। और उसके बाद 11वां प्रश्न है, 11वें के बाद 13वां, और 13वें के बाद यहाँ पर सीधे 17वां, ठीक है। 17 के बाद 18 भी है थोड़ा महत्वपूर्ण, तो इसे भी टिक कर लो, ठीक है, ये 18 वाला। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे पेज नंबर 43 पे है ना, प्रश्न संख्या 3 है, 3 को आप अच्छे से टिक कर लो। अब पेज नंबर 44 पे देख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विषय में बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में मैंने पढ़ा दिया है ना। न्यायाधीशों की संख्या टोटल होती है इसमें 15, ठीक है। और 9 वर्ष के लिए महासभा तथा सुरक्षा परिषद के बहुमत से मतलब न्यायाधीश चुने जाते हैं, इनकी नियुक्ति होती है ना। उसके बाद 12वां प्रश्न है, वर्तमान यहाँ पे 12वां प्रश्न में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है, नाम लिखना है। उसके बाद है ये लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न 5 अंक वाले में दूसरा प्रश्न है, ठीक है। और हम इधर पेज नंबर कितने हैं, 45 पे आ जाते हैं सीधे। 45 पे सबसे नीचे हमारा एक प्रश्न है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हेतु भारत के दावे के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। तो ये प्रश्न है इससे संबंधित, ठीक है। तो आप अच्छे से इन्हें तैयार कर लेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं हमारा आगे कौन सा है। प्रश्न 7वां है, पेज नंबर 46 पे देखिएगा आपको, प्रश्न संख्या 7 है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ क्या है, सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव, है ना। तो इसके बारे में आपको बताना है, ये इस अथवा करके प्रश्न पूछा जा सकता है। ये यहाँ पे दिया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या सुधार अपेक्षित हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है, अच्छे से आप इसे तैयार कर लेंगे। उसके बाद इधर पेज नंबर 47 पर भी है हमारा, ठीक है, ये यूएनओ वाला, ठीक है। यूएनओ के बारे में मैंने अच्छे से पढ़ा दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो अच्छे से आप पढ़ लेंगे और इस पर आपको टिप्पणी लिखना है इस तरह से, इसके उद्देश्य क्या हैं, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 48 है ना, तो 48 में मैंने प्रश्न बताया ये वाला विश्व बैंक वाला, ठीक है, विश्व बैंक, ठीक। तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे, विश्व बैंक वाला, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, टिप्पणी लिखिए इस तरह का है, तो उसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके बाद इधर है 49, पेज नंबर 49 पे आ जाते हैं, ठीक है। 8 अंक वाला द्विघातीय प्रश्न में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंक के बारे में आपको बताना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, पूरी संभावना आने की बोर्ड में। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हमारा है 50 नंबर, पेज नंबर 50 पे, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, इसे भी टिक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ये अध्याय 6 है ना, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें यहाँ पे लगा हुआ है विकल्प वाले में चौथा प्रश्न है, चौथे के बाद है 7वां प्रश्न, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पृष्ठ पर। और इसमें दिया है हमारा प्रश्न संख्या 10 और 12, ये दोनों टिक कर लीजिए। 12 के बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। तो ब्राज़ील, ये है रियो डी जेनेरिया में आयोजित हुआ था, है ना, 1952 में, ठीक है। उसके बाद साझी संपदा वाला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैंने ये भी दोनों पढ़ा दिए हैं, ठीक है, हालांकि। उसके बाद है हमारा ये 9वां प्रश्न, पेज नंबर 53 पे दिखेगा आपको, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। भारत में मूलवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा है सतत विकास से आप क्या समझते हैं, ये भी मैंने सतत विकास के बारे में अच्छे से आपको समझाया था। और रियो सम्मेलन के बारे में भी ये भी पढ़ के जाना आपको, पृथ्वी सम्मेलन 5 अंक वाला भी यहाँ से प्रश्न पूछ लेगा, तो आप यही बड़ा वाला पढ़ लेंगे सीधे, तो आपको छोटा प्रश्न अति लघु पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद इसमें और देखते हैं पेज नंबर 54 पर, पेज नंबर 54 पे देखते हैं, ये आ गया पेज, दूसरा प्रश्न है विश्व की साझी विरासत, है ना।
ये मैंने पढ़ा रखा है, विश्व की साझी विरासत से आप क्या समझते हैं, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद देखते हैं पेज नंबर 55 आ रहा है हमारा। अब सीधे पेज नंबर 55 पे हमारा जो प्रश्न दिया है ना, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से आप क्या समझते हैं, है ना। इस पर विचार करना है, इसे कैसे लागू कर सकते हैं, इससे आप अच्छे से याद कर लेंगे, है ना। इसमें ये पेज नंबर 55 पे आपको मिल जाएगा विद्या क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में भारतीय पक्ष का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो ये भी प्रश्न हमारा मतलब महत्वपूर्ण है, पढ़ लेंगे। और इसमें दूसरा प्रश्न भी है, मूलवासी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये पेज नंबर 57 पे है मूलवासी वाला। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा मतलब इसी बुक का खंड खा शुरू हो जाता है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है। अगर आप में से किसी के पास मतलब अवतार वाली क्वेश्चन बैंक है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उससे भी आपको और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे उन पर टिक करवा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।